हेवीवियंस कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद हमारी वीडियो आ रही है और जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमारी जो कुछ वीडियोस होंगी वो क्रैश कोर्स के ऊपर होंगी। और ऐसा नहीं सिर्फ क्रैश कोर्स के ऊपर, जो कि हमारी 12th क्लास के जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था वो भी कंटिन्यू होगा और साइड बाय साइड आपकी ये भी चलेगी और 11th भी साइड बाय साइड चलेगी आपकी। सो गाइस, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि क्रैश कोर्स के अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितना एग्जाम में आता है सो उतना ही पढ़ेंगे। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइस देखिए, मैं आपको आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, देखिए गर्मी बहुत है, मैंने इस समय फ़ैन एसी सब बंद कर रखा है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि वीडियो में कोई शोर ना है, आप वीडियो को आसानी से आप उसको एंजॉय कर सकें, पढ़ सकें। सो बिना लाइक करे जाने का मतलब नहीं बनता है, इस लाइक करना आपको करना ही करना है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले चैप्टर फर्स्ट की, दैट इज कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड। आपकी क्लास 11 का चैप्टर है। क्वेश्चन यहाँ से बताऊँ तो बेसिकली नीट में एक क्वेश्चन जो फिक्स है वो आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी नहीं करने वाले हैं। सो अगर आप कहीं बोलते हो कि सर आपने ये नहीं समझाया, ये नहीं समझाया, तो भैया जब बात सिर्फ इतनी है कि क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि जो टॉपिक एग्जाम में आते हैं सिर्फ वो डिस्कस करेंगे, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मल क्लास से कंपेयर मत करिएगा। तो चलिए बात करते हैं द लिविंग वर्ल्ड की। द लिविंग वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग बींग्स। मतलब कोई भी लाइफ जो होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सो लाइफ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है ग्रोथ, ठीक है। सेकंड होता है रिप्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट हम पढ़ लेंगे मेटाबॉलिज्म। और फोर्थ पॉइंट हम क्या पढ़ लेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। और फिफ्थ पॉइंट जो अपने को एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है। और गाइस थोड़ा सा आपको वीडियो में शोर रहेगा क्योंकि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो थोड़ा मानते नहीं है, बहुत ज़्यादा शैतान है, तो बाइक लेके यहाँ घूमते रहते हैं। थोड़ा बहुत नॉइज़ आपको इस वीडियो में मिल सकता है, ठीक है। तो एक प्रो लेवल की वीडियो आपको नहीं मिल रही है, सो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी भी चाहूँगा, वो कर रहे थे मेरी गलती नहीं है। हाँ, सो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, लिविंग बींग्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो आइए बारी बारी से लिविंग बींग्स की इन प्रॉपर्टी को समझते हैं। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ का मतलब हम सिंपल भाषा में बोलते हैं किसी भी चीज़ के इंक्रीज़ होने को, किसी भी चीज़ के इंक्रीज़ होने को हम ग्रोथ बोला करते हैं बायो में नॉर्मली। अब ये इंक्रीज़ किस चीज़ में होता है, ये इंक्रीज़ या तो नंबर ऑफ सेल में हो सकता है, या कह लो मास ऑफ सेल में हो सकता है, या कह लो साइज ऑफ सेल में हो सकता है, या कह लो शेप ऑफ सेल में। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं ग्रोथ के। अगर मैं कहता हूँ ग्रोथ किसी लिविंग में हुई है तो आपको बताना पड़ता है ग्रोथ कौन से पैरामीटर में हुई है, ग्रोथ के बहुत सारे पैरामीटर, नंबर से शेप वगैरह वगैरह। सो ग्रोथ का सिंपली मीनिंग होता है कि किसी भी लिविंग के अंदर कोई आने वाला जो इंक्रीमेंट होता है, दैट इज नॉन एज ग्रोथ। अब यहाँ पर ग्रोथ की मैं आपको एक बताऊँ मेन पॉइंट, ग्रोथ के अंदर आपको एक लाइन रट लेनी है, क्या, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड मास ऑफ द सेल इज द ट्विन कैरेक्टर ऑफ द ग्रोथ। ग्रोथ के दो ट्विन कैरेक्टर हैं, एक तो नंबर ऑफ सेल का बढ़ना और मास ऑफ द सेल का बढ़ना। माने यहाँ पर आपको ये लाइन एज यू रट्टा मार लेने की ग्रोथ के ये दोनों क्या है, ट्विन कैरेक्टर्स हैं। ग्रोथ के ये दो ऐसी मेन प्रॉपर्टीज जो आपको मोस्ट कॉमनली मिलेगी। राइट। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बताऊं ग्रोथ, तो ग्रोथ बेसिकली दो टाइप के होते हैं। और हाँ गाइज, आप एक चीज़ याद रखेंगे, आप साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्योंकि मैं आपको डिफिनेट टाइम देने नहीं वाला। सो ग्रोथ की मैं बात करूं तो ग्रोथ दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक और यू कैन से इंटरनल ग्रोथ एंड दिस इज यू कैन से एक्सटर्नल ग्रोथ। ग्रोथ दो टाइप की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है ये बॉडी के अंदर से होती है, दे आर फ्रॉम इनसाइड। हमारी बॉडी में ग्रोथ कैसी हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर से हो रही है।
आपको अगर अपनी मसल का साइज बढ़ाना है तो प्रोटीन आप अपने डोलो पे नहीं लगाते, आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो, बॉडी उसको फिर अंदर से लगाती है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी क्या हो रही है, इनसाइड से हो रही है। दैट्स वाई हमारी ग्रोथ कैसी होगी, इंट्रिंसिक। और जिनकी ग्रोथ बाहर से होती है उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब ये ग्रोथ किस में होती है, ये ग्रोथ किसी लिविंग में नहीं होती, ये ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर होती है। ये ग्रोथ किसके अंदर होती है, ये ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर होती है। जैसे पहाड़ वगैरह हो गए, उन पे जो धूल वगैरह जमती है वो ऊपर से जमती है ना, और ऐसे उनकी हाइट लगातार बढ़ती रहती है। सो यहाँ पर ग्रोथ के दो टाइप हो जाते हैं कि इस बेसिस पे कि ग्रोथ कहाँ से हो रही है। अगर अंदर से हो रही है तो इंट्रिंसिक, बाहर से हो रही है तो एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मतलब होता है किस बॉडी के किसी पैरामीटर में इंक्रीमेंट हो जाने को हम बोलते हैं ग्रोथ, जो कि नंबर ऑफ सेल में, मास ऑफ सेल में, साइज ऑफ सेल में, लेंथ ऑफ सेल में, शेप ऑफ सेल में, मतलब कोई भी पैरामीटर हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर हैं वो नंबर ऑफ सेल, मास ऑफ सेल। मैं जो आपको अपनी वीडियो में जितने आपको मैं $1,000,000 पॉइंट बताता रहूँ, एमडीपी का मतलब होता है मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट, मैं बोलता हूँ थोड़ा अलग, मैं बोलता हूँ $1,000,000 पॉइंट। तो मेरी वीडियो में जितने $1,000,000 पॉइंट मिले आप उसको कॉपी में नोट करते हैं, और इस पेज पे $1,000,000 पॉइंट ये है कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर क्या है, नंबर ऑफ सेल एंड मास ऑफ सेल। क्लियर है। अच्छा, फिर बात करें ग्रोथ के टाइप की, कौन कौन से टाइप किस में कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। सो ये वाला किस में आ गया, ये वाला लिविंग में आ गया, ये वाला नॉन लिविंग में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिए, अगर आपने देखा कि ग्रोथ एक्सट्रिंसिक जो है, जो ये हो रही है नॉन लिविंग के अंदर, इसका मतलब अगर आप बोलोगे कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग में होती है तो गलत हो गया ना। ग्रोथ लिविंग में भी हो रही है और नॉन लिविंग, फ़र्क क्या है, लिविंग की ग्रोथ इंट्रिंसिक और नॉन लिविंग ग्रोथ कैसे होगी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगी। क्लियर। सो ये था ग्रोथ का। सो अब ज़रा ग्रोथ के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ग्रोथ के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट कौन सा, वो है रिप्रोडक्शन। तो अब देखते हैं रिप्रोडक्शन को। देखिए रिप्रोडक्शन आप सब लोग जानते हैं, रिप्रोडक्शन कुछ और नहीं, एक तरह का ऐसा बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें एक स्पीशीज नई एक स्पीशीज नहीं बोलूँगा, एक ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल अपनी ही स्पीशीज़ का, माने अपने ही जैसा। तो रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो डिफरेंट टाइप आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपने एसेक्सुअल के अंदर कौन कौन से केस पढ़े हुए हैं, आपने बाइनरी फ्यूजन पढ़ा है अमीबा में, बैक्टीरिया में, ये यहाँ पढ़ा हुआ आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है, किस में पढ़ा है आपने पढ़ा होगा फिलामेंटस फंजाई में, जो फंजाई धागे की तरह होते हैं ना, बोलते हैं फिलामेंटस फंजाई, ठीक है। मैं पूरा लिखना क्योंकि आपको मालूम होगी ये चीज़ें। देन आपने पढ़ा हुआ है रीजनरेशन पढ़ा होगा, किसमें, प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया कैसे करता है रिप्रोड्यूस, बाय रीजनरेशन मेथड, ठीक है। सो ऐसे आपने बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे। आपने शायद पढ़ा होगा स्पोर के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर के थ्रू आपके फंगस आया करते हैं, एल्गे आया करते हैं जो स्पोर के रिप्रोड्यूस करते हैं, ये आपने सेक्सुअल में पढ़ा होगा। देन बात करेंगे सेक्सुअल की, तो सेक्सुअल का तो खैर आप जानते ही वर्ल्ड में कैसा होता है, गैमिट फॉर्मेशन, देन गैमिट का फ्यूजन, देन जाइगोट फॉर्मेशन, देन एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड देन आप जानते हो आगे प्रोसीड। तो ये आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। आपको बताऊँ मैं एक चीज़ और कि रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे लिविंग बीइंग शो करते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि दुनिया के सारे लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन शो करते हैं और दुनिया का कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन शो नहीं करता। हम एक लाइन ऐसी बोलते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया के सारे नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि दुनिया के सारे लिविंग शो करते हैं रिप्रोडक्शन। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे आपके घर के आसपास ऐसे कपल होते हैं जिनके बेबी नहीं हो पाता, शादी हो गई 10 साल हो गए उनके, उनके बच्चा नहीं है, और आसपास के पड़ोस वाले जानते हो कि क्या बोलते हैं कि बांझ है, इसके बेबी नहीं हो रहा। तो वहाँ पर जिसे आप बांझ कह रहे हो, एक्चुअली में उनसे हम बायो में बोलते हैं इनफर्टाइल कपल, इनके बेबी नहीं हो पाता। सो अब उनके अगर बेबी नहीं हो पा रहा है तो टेक्निकल तो रिप्रोडक्शन वहाँ भी नहीं हुआ। तो अगर वहाँ रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग है ना। मतलब आप खुद सोचिए, दुनिया में से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि सारे लिविंग रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, ठीक है। हम एक लाइन जैसे बोलते हैं ना शुरुआत में कि जितने भी लिविंग और बींग्स हैं वो सब शो करते हैं रिप्रोडक्शन, ये लाइन गलत है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोलोगे, सम इनफर्टाइल कपल, ये एक्सेप्शन में कह लो या लिमिटेशन कह लो, एक्सेप्शन कह लो कि ये एक्सेप्शन आते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं हुआ करता। सो मैं आपको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लेकर एक पॉइंट बताता हूँ। देखिए हालांकि इस चैप्टर की वीडियो मैंने डाल रखी है डिटेल में, बट क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट में कराया जाए, जितना एग्जाम आता है तो हम इसलिए उतना कर रहे हैं। देखिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लेकर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्जाम में आने के चांसेस इसकी बहुत ज़्यादा है, ये भी एक तरह का $1,000,000 पॉइंट हो गया,
देखिए मैं बात करूँगा फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल के लिए ग्रोथ का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज करना। जैसे मान लीजिए एक सेल था, आगे चल के 2 सेल बन गए, तो सिंगल सेल के लिए इसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं। भाई एक सेल को 2 सेल बन गए, तो सिंगल सेल के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रोथ। अब सिंगल सेल के लिए रिप्रोडक्शन क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन, अभी आपने पढ़ा। तो वहाँ पर क्या होता है? एक सेल 2 में डिवाइड होता है और कुछ इस तरह से 2 नए बैक्टीरिया या अमीबा बन जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम लग रहे हैं ना, डिट्टो सेम लग रहे हैं। सो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यहाँ पे दोनों के दोनों सेम लग रहे हैं। सो इसीलिए कह सकते हैं कि सिंगल सेल के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात होती है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? सिंगल सेल के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात होती है। माने एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। ये इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है किसके लिए? ओनली फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर कभी भूल जाओ तो आई रखना। आई का मतलब क्या होता है? आई मीन्स होता है वन, मतलब रोमन भाषा में तो वन बोलते हैं। वन माने सिंगल सेल के लिए इंक्लूसिव होता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा मल्टी सेलुलर केस के लिए, अपनी केस की बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी में ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी ग्रोथ का मतलब है हमारी बॉडी का साइज बढ़ना, हमारी बॉडी का वेट बढ़ना, अल्टीमेटली आप मान लो अपना नंबर ऑफ सेल बढ़ना। चलो आप ये कोई नो डाउट हम ये लेके चल देते हैं। चलो मान लो आपके पास 1000 सेल थे और आपके पास 10 सेल इसमें ऐड हो गए, तो 1010 सेल आपके पास बॉडी में हो गए, 10 सेल यहाँ बढ़ गए। लेकिन रिप्रोडक्शन में हमारे केस में क्या होता है? हमारे केस में क्या होता है कि हम 1000 सेल के ऑर्गेनिज्म है, तो हम एक नया प्राणी बनाएंगे जो 1000 सेल का ही होगा। आई मीन एडल्ट की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं। सो मुझे बताना कि यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस मिल रहा नहीं मिल रहा? कि यहाँ पर एक पेरेंट था, इसका एक बेबी हुआ, खुद अकेले नहीं हुआ, मतलब नेचुरली ऐसा होता है वैसे हुआ। इसका बेबी हुआ, 1000 सेल इसके पास, 1000 इसके पास। ठीक है, ये हो गया रिप्रोडक्शन। ग्रोथ में क्या है? ग्रोथ में यही जो ऑर्गेनिज्म है, आगे चल के इसके पास बॉडी में बस नंबर ऑफ सेल बढ़ गए, लेकिन पर्सन तो वही रहा। अब बताइए क्या दोनों सेम है? नहीं ना भाई, यहाँ पे ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। तो हम बोल सकते हैं ना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। आई मीन दोनों डिफरेंट होते हैं फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी कब होगी? जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तब होगी, क्योंकि यूनि के लिए क्या हो जाएगा? यूनि के लिए इंक्लूसिव हो जाएगा। सो 3 पॉइंट्स मैंने बताए, एक तो ट्विन कैरेक्टर्स वाला, दूसरा ये इंक्लूसिव प्रॉपर्टी सिंगल सेल के लिए, एक्सक्लूसिव किसके लिए? मल्टी के लिए। सो 3 पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं आपको थर्ड पॉइंट की तरफ, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एंड व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? कुछ नहीं, हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आप जानते हैं लिविंग की दुनिया के हर एक लिविंग बीइंग के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, क्योंकि बिना उस केमिकल रिएक्शन की कोई लिविंग अपनी लाइफ को सस्टेन ही नहीं कर सकता। मानते हो? जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल में तरह तरह के फंक्शंस चल रहे होते हैं ना, सेम हमारी बॉडी का सब है। हमारी बॉडी में तरह तरह के फंक्शंस चल रहे हैं, तरह तरह के केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म को अगर हम बोले सिंपल भाषा में, तो सिंपली बोलेंगे ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, देखिए जुगाड़ बता रहा हूँ, याद रखना। देखिए मैंने कहा केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज नॉन एज मेटाबॉलिज्म। क्या आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन हमारे पास सारी सेम टाइप की है? अगर सारी सेम टाइप के, सब बवाल मच जाएगा बॉडी के अंदर, तो सेम टाइप की हमारे पास नहीं है। केमिकल रिएक्शन 2 तरह की होती हैं। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कुछ बना रही है आपकी बॉडी में, और एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी को आपकी बॉडी की चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही है, तोड़ रही है। तो एक केमिकल रिएक्शन जो आपको बना के दे रही है, और एक जो आपसे छीन रही है, जो आपकी चीज़ों को डिग्रेड कर रही है, ब्रेक कर रही है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हैं, जिस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हैं, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। दिस इज नॉन एज कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ बॉडी आपके लिए बनाती रहती है। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म एंड दिस इज डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, बिकॉज इस स्टेट में आपकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। दैट्स व्हाई दिस इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो एना देखिए, ए से एना, ए से एडिशन, तो चीज़ों के एडिशन से जो चीज़ बनती है वो एनाबॉलिज्म। कैटा काटा, जुगाड़ बता रहा हूँ,
कैटा मीन्स काटना, माने यहाँ पर क्या चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, ब्रेक करी जा रही हैं। तो आपकी बॉडी में दोनों तरह की केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, एनाबॉलिज्म भी चल रही है और कैटाबॉलिज्म भी। अब इनका जो लेवल है वो हर किसी का अलग अलग है। जैसे 3 स्टेट हो सकती हैं। अगर किसी की बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म ज़्यादा है कैटा से, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में 10 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 टूट रहे हैं, 10 बन रहे हैं, 2 टूट रहे हैं, आपको 8 का फायदा हो रहा है ना। और हर बार जो आपको 8 नए नए मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं वो आपकी बॉडी में ऐड ही तो हो रहे हैं, है कि नहीं। तो जब एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से, तो इस कंडीशन में ग्रोथ होती है, ग्रोथ मतलब बढ़ती है। लेकिन अगर एना इक्वल हो जाए कैटा के, आपकी बॉडी रोज़ 10 मॉलिक्यूल बना रही है और 10 कंज्यूम भी कर रही है, तो आपकी बॉडी में जो स्टेट था वही तो रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका, इसमें रहेगा कांस्टेंट। देखिए इसमें सीधा हिसाब रखिए, सीधा सा बैंक वाला हिसाब रखिए कि एना का मतलब हो गया कि लेट सपोज आप पैसे डाल रहे हो बैंक में, कैटा मीन्स हो गया आप पैसे निकाल रहे हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप बैंक में 100 रुपये डालते हो डेली के, लेकिन आप उसमें से रोज़ 10 रुपये निकाल लेते हो, तो अल्टीमेटली आपके बैंक में रोज़ 90 प्लस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो बैंक बैलेंस है बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, वही सेम आपकी ग्रोथ बढ़ रही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप 100 रुपये डाल रहे हो बैंक में, 100 रुपये खर्च भी कर रहे हो पर डे के, तो इससे क्या होगा, जितना आपका बैलेंस है, मान लीजिए आज 9000, आपने कल से एक काम चालू करा, आपने कल 100 रुपये डाला, कल खर्च कर लिए, कितना बचा 9000, परसों भी सेम काम करा, अगले दिन भी सेम काम करा, कितना रहा 9000। तो अगर आप ये सेम काम करते रहेंगे तो वहाँ पर आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ने वाला। देन अब यानी कि जब दोनों सेम रहेगा तो बॉडी कांस्टेंट जिस स्टेट पे है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप 10 रुपये डाल रहे हो बैंक में, 100 रुपये निकाल रहे हो, आप कहेंगे 90 कहाँ से लिया, अरे भाई बैंक में आपकी पहले की सेविंग थी ना, वहाँ से निकाल रहे हो। तो जब आप बैंक में डालोगे कम निकालोगे ज़्यादा, तो इससे आपके बैंक का बैलेंस गिरेगा ना। तो वही सेम चीज़ है, जब एना कम हो जाए कैटा ज़्यादा हो जाए, आई मीन बॉडी में आपके मॉलिक्यूल टूट ज़्यादा रहे हो, बन कम रहे हो, तो इस स्टेट में बॉडी का जो ग्रोथ है वो डिक्रीज होती है, आई मीन डी ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, कि लगातार बॉडी वेट का गिरना, ये सब चीज़ें इसमें आया करती हैं। तो जिनको भी बॉडी वेट गिराना होता है उनके केस में रिकमेंड करते हैं कि वो उन्हें कैटाबॉलिज्म की स्टेट में लेकर जाया जाता है बाय सर्टेन एक्सरसाइजेज एंड बाय चेंजिंग द डाइट। सो यहाँ पर ये 3 कंडीशन है एना और कैटा की। मैं आपको बता दूँ, दुनिया में मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता। मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग की प्रॉपर्टी, किसी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। हाँ, लैब के अंदर एक काम ऐसा होता है कि हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सारी केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं जो हमारे सेल के अंदर हो रही है, नो डाउट हमने करा भी रखी है। ध्यान से सुनना, जो केमिकल रिएक्शन आपके सेल के अंदर होती है, हमने उस तरह की कुछ केमिकल रिएक्शन लैब के अंदर परफॉर्म करा रखी है इन अ टेस्ट ट्यूब। सो क्या हम इसे लिविंग बोल देंगे? आंसर इज नो। बट यहाँ पे ध्यान देना, भले ही ये जो सिस्टम है, ध्यान से सुनना, दिस सिस्टम इज नॉन लिविंग बट रिएक्शन इज श्योरली लिविंग। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने ये कहा जी दुनिया में कोई भी चीज़ जहाँ पर लिविंग रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, वो पूरा सिस्टम एक तरह से लिविंग पार्ट बन जाता है, माने लिविंग चीज़ों के अंदर ही लिविंग रिएक्शन देखी जाती हैं। लेकिन हमने एक मैन मेड एक्सेप्शन बनाया है जिसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराते हो, तो क्या इसको हम बोल सकते हैं कि यार लिविंग है? तो आंसर है लिविंग नहीं है ये। लेकिन क्या इसको प्योरली नॉन लिविंग बोल सकते? आंसर प्योर नॉन लिविंग नहीं, दोनों के बीच का स्टेट है। कैसे कि सिस्टम तो नॉन लिविंग है लेकिन रिएक्शन तो अभी भी लिविंग है ना। आई मीन ये जो एक्सेप्शन की आप बात कर रहे हो, इस एक्सेप्शन का 50% पोर्शन अभी भी लिविंग वाली थ्योरी को सपोर्ट करता है, 50% अपोज कर रहा है। अब ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है जो आपको अच्छा, कोई भी एक्सेप्शन जो आपको 100% अपोज ना करे, उससे आप एक्सेप्शन ले भी नहीं सकते। तो टेक्निकली इस चीज़ को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि जी हाँ, मेटाबॉलिज्म जो है वो एक लिविंग प्रॉपर्टी है और किसी नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। लेकिन अगर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात करें, यहाँ 2 पे दिक्कत मिल गई थी ना, ग्रोथ नॉन लिविंग मिल रही थी और रिप्रोडक्शन सारे लिविंग में नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं तीसरा पॉइंट हमें मिला, एक ऐसा पॉइंट जो सिर्फ लिविंग के पास है और सारे लिविंग के पास है, ठीक है। देन आते हैं 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि बॉडी किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज है। मतलब हम जानते हैं कि इस अर्थ की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस सेल ने ऑर्गेनाइज कर रखा है, हाँ है ना। इस अर्थ की सारी लाइफ को सेल ने ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, अगर किसी की बॉडी आपको सेल से बनी मिल जाए, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, तो ऐसे को आप लिविंग का नाम दे देना। हमने कहा ठीक है भाई। और जब हम इसमें ऐसा काम करते हैं तो नो डाउट हमें ऐसा मिलता है, कोई भी लिविंग जो आप जिसको भी लिविंग क्लेम करते हो उसमें सेल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ बिल्कुल ओके है कि हाँ, दुनिया के सारे लिविंग के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, दुनिया के किसी भी नॉन लिविंग के अंदर सेल नहीं पाया गया आज तक, ठीक है। देन हमारा आता है 5th पॉइंट, कॉन्शियसनेस। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? देखिए आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी।
उसमें जो वो होता है, मतलब नाम याद है एक्टर का, कुछ जोशी करके होता है, बर्मन जोशी, हरमन ऐसी जोशी एक्टर जो होता है, वो जब क्या 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 कौन सा सीन होता है उसमें, हाँ वायरस की खिड़की से कूद जाता है ऊपर से, और जब उसको वो पैरालाइज हो जाता है पूरा का पूरा, तो जब उसमें बेड पड़ा होता है वो हॉस्पिटल में, कोमा में होता है एक्चुअल में, तो वहाँ पर उसके आसपास के लोग उसे बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, बहुत कुछ सुना रहे होते हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। सो टेक्निकली ये कह लो, मेडिकली, मेडिकल साइंस की टर्म में उस समय उसे हम डेड बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं डेड? उसकी धड़कन तो चल रही है। देखिए हम लोग ऐसा समझते हैं हम लोग कि अगर किसी का दिल चल रहा है तो आई मीन वो जिंदा है, लेकिन बायोलॉजी क्या बोलती है, अगर किसी का दिमाग चल रहा है तो वो जिंदा है, चाहे उसका दिल चले या ना चले। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपने सराउंडिंग में रिस्पॉन्ड करना। उस मूवी में देखा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, चाहे कुछ भी कर दो, चाहे उसके नीचे तक उसको बेड नीचे आग लगा दो तो भी वहाँ से हिलने वाला नहीं था वो। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तो वो लिविंग नहीं है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपने सराउंडिंग को एक रिस्पॉन्स देना। जब आप सुबह सोते हैं और सुबह सुबह मान लीजिए आप सो रहे थे और आपके घर में आके आपके मॉम डैड ने आपका एसी बंद कर दिया, तुरंत जैसे ही आपका एसी बंद हो तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ते आपका रिएक्शन तुरंत आया कि भाई चलाओ कि गर्मी हो रही है, तो आपका रिस्पॉन्स आया ना। तो यहाँ पर अगर किसी कोई बॉडी, कोई लिविंग बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, दैट मीन्स दैट बॉडी इज शोइंग कॉन्शियसनेस। एंड इफ सो ये हो गया कॉन्शियसनेस। अच्छा आपने, मैं बता दूँ पहले वही बात, कोमा पे लेटा हुआ पर्सन मेडिकली उसको डेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं करता, माने कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो कोई पर्सन जो रिस्पॉन्स ना दे, कोई लिविंग जो रिस्पॉन्स ना दे, उसे हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्शियसनेस शो नहीं कर रहा, और कॉन्शियसनेस शो नहीं कर रहा दैट मीन्स नॉन लिविंग लेके चलेंगे। अच्छा ह्यूमन जो होता है ना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस शो नहीं करते, हम सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं। माने इंसान अपनी चिंता दुनिया में सबसे ज़्यादा करता है। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, बताना फ़र्क क्या होता है कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक कुत्ता है और एक इंसान है, ठीक है, और वैसे बता दूँ कि अगर दोनों को मैं फूड प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है, आप करके देख लेना कभी। मैंने लाइक सपोज मैंने डॉगी सामने मैंने लग दो, लाइक सपोज मैंने 4 केले रखे, 5 केले, 6 केले या 12 केले रख दी, चलो मैंने काम करा 50 केले डॉगी क्या गया, 50 केले ह्यूमन क्या गए। तो पता है क्या होगा, डॉगी 50 में से 10 खाएगा, 20 खाएगा, 30 बच जाएंगे ना, वहीं छोड़ देगा, लेके नहीं जाएगा। और इंसान क्या है, चाहे 2 खाएगा लेकिन 48 अपनी जेब में लेके जाएगा, घर लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा जी? 2 दिन बाद भी तो खाना है, 3 दिन बाद भी तो खाना है। देख रहे हो कि इंसान कितना सोच रहा है अपने बारे में। डॉग ने सिर्फ अभी का देखा है, इंसान अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा ही सोचता है। सो दैट्स वाई वी आर शोइंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर हमें गर्मी लगेगी और कुत्ते गर्मी लगेगी, अगर मान लो किसी रूम में डॉग है उसको गर्मी लग जाए, तो वो बस एक ही चीज़ देखेगा, मैं रूम से बाहर निकल जाऊँ, ठंडे पानी में जाके बैठ जाऊँ। इंसान की बुद्धि क्या चलेगी, मुझे बस एसी कूलर मिले, एसी कूलर मिले। मतलब वो कुछ ज़्यादा ही कहते ना कि ज़्यादा ही आराम का शौकीन है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। दुनिया में सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन शो करते हैं, कोई और शो नहीं करता। कॉन्शियसनेस सब शो करते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये थी कुछ लिविंग की प्रॉपर्टीज, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। जिसमें से मैं बात करूं तो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, या कह लो डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या है? मुद्दा ये है। इनको डिफाइनिंग फीचर के नाम से ज़रा मतलब क्वेश्चन में फेंकते हैं एग्जाम में। डिफाइनिंग फीचर ऐसे फीचर जो डिफाइन कर सकते हैं लिविंग को एक्चुअल मायने में। आप ग्रो से लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोलोगे कोई चीज़ जो ग्रो कर रही है वो लिविंग है ना, वो तो माउंटेन भी कर रहे हैं। आप रिप्रोडक्शन डिफाइन नहीं कर सकते कि जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो लिविंग, अच्छा जो कर रहा है वो रिप्रोड्यूस, जो ना कर रहा है वो नॉन लिविंग, नहीं कर सकते ना। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि जिसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो मेटाबॉलिज्म हो रही है वो लिविंग, और बिल्कुल आप लिविंग निकलेगा भी वो। माने आप इन 3 चीज़ से डिफाइन कर सकते हो कि लिविंग है या नहीं। तो इसलिए इनको बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर, यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर। हालांकि ऐसे दोनों मिक्स कर दिया, बट खैर कोई नहीं, दोनों सेम ही है, बट कोई नहीं। तो यहाँ पर आप डिफाइनिंग फीचर को याद करेंगे कि पूछा जाएगा इनमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है। इन सेटिंग 3 डिफाइनिंग फीचर मेंशन करे हुए हैं, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। इस चीज़ को आप याद करेंगे एंड दिस इज द $1 मिलियन स्टेटमेंट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की।
बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी में बताऊं तो सिंपल वैरायटी ऑफ लाइफ इसे हम बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ लाइफ। इस धरती पे लाइफ की कितनी वैरायटी, दैट इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी। एक चींटी एक वैरायटी में काउंट होती है, एक हाथी एक वैरायटी में काउंट होता है, एक फिश एक वैरायटी में काउंट होती है। हाथी के नंबर कितने हैं? हजारों, लाखों, करोड़ों हैं। अब करोड़ों हाथी सिर्फ एक वैरायटी में आ रहे हैं, लाखों चींटियां एक वैरायटी में आ रही है, लाखों मछलियां एक वैरायटी में आ रही है। सिर्फ 3 वैरायटी हुई, लेकिन नंबर मिलाओ कितने हो जाएंगे? बहुत सारे। तो ये जो 3 है, दिस 3 डिजिट इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी का पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं। जैसे ह्यूमंस की आबादी इस धरती पे 700 करोड़ के आसपास है। अब 700 करोड़ के आसपास है, लेकिन हमारी बायोडाइवर्सिटी कितने में आएगी? सिर्फ 1 में आएगी। ठीक है। सो यहाँ पर मालूम पड़ेगा आपको बायोडाइवर्सिटी क्या है। अच्छा, अगर बताऊँ तो आपको इस अर्थ की बायोडाइवर्सिटी 1.7 to 1.8 मिलियन है, जिसमें से 1.2 मिलियन बताऊँ वो प्लांट्स वगैरह की है, एनिमल्स वगैरह की है, और 0.5 बताऊं सो ये प्लांट की है। ठीक है। माने 17 से 18 लाख वैरायटीज धरती पे है, उसमें से 12 लाख के आसपास एनिमल और फंगस वगैरह आ जाएंगे, और 5 लाख के आसपास आपके प्लांट की वैरायटी। तो इतनी वैरायटी हमारे अर्थ पर है। अब मुझे बताओ, अगर आपको 12 लाख एनिमल की स्टडी करनी, कर लो कैसे? नहीं है ना पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? नंबर बहुत ह्यूज है, नंबर बहुत ज़्यादा ह्यूज है, ये बहुत ह्यूज है। तो क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है। जब भी कहीं भी आपको कोई डेटा बहुत ज़्यादा मैसिव लगे, तो वहाँ पर सिंपल एक काम कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? क्लासिफिकेशन। हमेशा क्लासिफिकेशन से हमें बड़ी हेल्प मिल जाती है स्टडी करने में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हम एनिमल की क्लासिफिकेशन भी करेंगे और प्लांट की क्लासिफिकेशन भी करेंगे, लेकिन वो फिलहाल इस चैप्टर में नहीं है, वो चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि इतनी बायोडाइवर्सिटी है, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इनको पढ़ने के लिए पहले इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन में एक स्टेप आता है। उस स्टेप में क्या होता है कि हम ऑर्गेनिज्म का ना एक नाम रखते हैं। एक नाम रखते हैं। नाम क्यों रखते हैं वो आप समझ लीजिए। भाई आप मुझे ये बताइए कि लेट्स सपोज आप को एक रोज़ प्लांट पे स्टडी करना। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमें साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर लाने की क्या नीड थी। ठीक है, उसका रीज़न सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक रोज़ का एक छोटा सा प्लांट है, और आप किसी यूनिवर्सिटी में वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, और आपको वहाँ के अथॉरिटी ने बोला कि आप एक काम करो, रोज़ की स्टडी के लिए आप जर्मनी चले जाओ, वहाँ जाके आप रिसर्च रोज़ पे करो। आप गए, रोज़ को गए, तो आप जानते हो जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोलेंगे, इंग्लिश तो कोई आपको बोलेगा नहीं। वो तो हमारे यहाँ बोल रहे हैं इंडिया में इंग्लिश कितना कीड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन हर कंट्री बाकी अपनी मदर लैंग्वेज फॉलो होती है। सो वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर अगर मान लो कि आपके पास एक असिस्टेंट है और आपको रोज़ पे स्टडी करना है, तो आपको उसका नाम नहीं पता कि वहाँ पे बोलते क्या है। अब भाई आपको अपने असिस्टेंट को बोलना है कि भाई रोज़ लिया, लेकिन उसे इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी में बोले उसे हिंदी आती नहीं है, लेकिन आपको स्टडी के लिए रोज़ चाहिए। तो आपने अपने असिस्टेंट को क्या करा कि आपको उसे रोज़ बोलने के लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ की लैंग्वेज में रोज़ को बोलते क्या है। आया ना? तो आपने क्या करा, आपने 2.5 महीने का क्रैश कोर्स करा वहाँ जर्मन लैंग्वेज का, और उस लैंग्वेज से आपने जाना कि रोज़ को कुछ बोलते होंगे, एंड देन आपने 2.5 महीने उसको अपने लैब को बुलाया, अपने असिस्टेंट को इधर और फलाना जगह जो भी बोला कि लिए ये रोज़ लेके आया, तो वो रोज़ लेके आया, आपने स्टडी करी। ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने आपको लॉन्च कर दिया, कहाँ? साउथ अफ्रीका भेज दिया। अब साउथ अफ्रीका की लैंग्वेज आपको आती ही नहीं है, वहाँ गए, आपको फिर वहाँ का मिला लैब असिस्टेंट, और फिर आपको वहाँ बोलना था कि भाई मुझे रोज़ चाहिए, लेकिन आपको आती नहीं। अगेन क्या करोगे आप? 2.5 महीने का क्रैश कोर्स करोगे, जैसे कि यहाँ कर रहे हो, और फिर वहाँ भी आपने सीखा, फिर वहाँ आपने उसकी लैंग्वेज में बोला रोज़ ला के मुझे दे। देन आपको गवर्नमेंट ने वहाँ से कहाँ मतलब फेंक दिया, आपको मान लो कहीं और फेंक दिया, नीदरलैंड फेंक दिया, नीदरलैंड कह लो या नाइजीरिया कह दो, वहीं फेंक दिया। अब वहाँ की लैंग्वेज अलग है, अब वहाँ फेंक दिया, तो आपको वहाँ भी मिला वहाँ का असिस्टेंट, और आपको भी नहीं आती लैंग्वेज। अगेन 2.5 महीने का क्रैश कोर्स करा आपने। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक रोज़ जिसे हम बोल रहे हैं, दुनिया की हर भाषा में इसका नाम अलग अलग है। अगर आपको इसकी स्टडी करनी हो और किसी भी कंट्री में गए हो,
तो आपको उस कंट्री के लैंग्वेज के अंदर इसका नाम मालूम होना चाहिए, हाँ या ना, मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसी की बात नहीं कर रहा, आगे बहुत चीज़ों में हेल्प होती है। क्या आप दुनिया की सारी लैंग्वेज याद कर सकते हो? नहीं ना भाई, एक नाम एक चीज़ है जिसके हजारों नाम हैं, हर भाषा में अलग अलग। क्या आप हजारों याद कर सकते हो? नहीं ना। तो एक काम करा गया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम बनाया गया जो दुनिया की हर भाषा में सेम ही रहता है। एक ऐसा नाम जो दुनिया की हर भाषा में सेम रहता है, उसको बोला गया साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। क्या बोला गया? साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर जिसको बोला गया कि भाई एक हम लिविंग बीइंग को एक ऐसा नाम देंगे जो दुनिया की हर भाषा में सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो भाई साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की नीड हमें इसलिए पड़ी। अब आइए बात करते हैं कि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर जो है ना, इसमें कैसे हम किसी को नाम दे सकते हैं। सो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, नाम था कैरोलस लीनियस। इन्होंने साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत ही अच्छा एक नॉमेनक्लेचर रूल निकाला जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मतलब ये वाली चीज कौन लेके आए थे? ये कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने एक मेथड निकाला किसी को भी नॉमेनक्लेचर देने का, और उस मेथड के तहत हम जानेंगे कैसे किसी को नाम दे सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि सबसे पहली चीज़, किसी भी नॉमेनक्लेचर में आप दो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जो पहला वर्ड होगा वो होगा जीनस, सेकंड जो होगा वो होगा स्पीशीज। ठीक है, माने किसी भी साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के अंदर आप दो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एक होगा जीनस, एक होगा स्पीशीज। फिर गुरुदेव ने ये कहा कि जीनस का पहला लेटर शुड बी कैपिटल एंड स्पीशीज का पहला लेटर शुड बी स्मॉल। माने स्टार्टिंग की बताऊं ना, तो जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल टेपना और स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल। फिर गुरुदेव की ये वर्ड ये है कि जो तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया, आप जिस भाषा के ये वर्ड लोगे, देखो आप इंग्लिश के वर्ड ले सकते नहीं हो, क्यों नहीं ले सकते? अब भैया इंग्लिश के अंदर पुअर के दो मीनिंग है, गंदा और बुरा। अब यहाँ पर हमने इंग्लिश के वर्ड से बना दिए तो एक एक वर्ड के चार मीनिंग होते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब का मीनिंग कुछ और निकल सकता है, इसलिए इंग्लिश के वर्ड हम ले सकते नहीं है। हिंदी के लेंगे नहीं, हिंदी के थोड़े से मतलब जो लैंग्वेज स्टेबल नहीं है, हमारी जो लैंग्वेज में एक वर्ड लगातार चेंज होते रहते हैं मीनिंग हमारे वर्ड के, सो हिंदी गई। मराठी लेंगे ना, अगेन ये भी अनस्टेबल लैंग्वेज है, तो क्या करा जाए, कौन सी लैंग्वेज लें? लैंग्वेज वो चुनी जाए जो डेड हो। डेड लैंग्वेज वो होती है जो कहीं जो बहुत कम बोली है। जो लैंग्वेज बहुत कम बोली है तो उसको बोलते हैं डेड लैंग्वेज, क्योंकि मर चुकी है, मतलब कोई लोग जानते ही नहीं उसे। सो ऐसी कौन सी लैंग्वेज जो बहुत कम लोग बोलते हैं, बताऊं? लैटिन। लैटिन लैंग्वेज बहुत कम बोली जाती है, कहीं इक्के दुक्के बोलते हैं, तो लैटिन जिसे हम डेड लैंग्वेज बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि गुरुदेव जो आप वर्ड यूज करोगे अपने साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के लिए, दिस शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, हमेशा इसी वर्ड से। इसीलिए आपको तो नाम सारे मिलते हैं छोटे बायो में, माइटोकॉन्ड्रिया, बायोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए, कहाँ से अभी तक खतरनाक वर्ड डिक्शनरी में तो है नहीं। अब तुम में से बहुत सारे ऐसे महान लोग भी होंगे जो बायो के बाद ढूंढते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर, तो तुम्हें तो मेरा प्रणाम है, ठीक है। तो समझ जाना क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश की है और ये जो वर्ड है बायो के वो लैटिन भाषा से हैं। तो अगर आपके पास लैटिन की डिक्शनरी है तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। अगर आप ऑक्सफोर्ड में देख रहे हो तो धन्य हो आप। तो तीसरा पॉइंट क्या आया कि आप बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए जो लैंग्वेज चूज करोगे, कौन सी करोगे? लैटिन लैंग्वेज करोगे। और फोर्थ पॉइंट यह आता है कि अगर आप साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर को अपने हाथों से लिखते हो तो भैया सेपरेटली अंडरलाइन कर देना, सेपरेटली अंडरलाइन कर देना, मतलब अलग अलग बताऊंगा अभी सब, अभी से पॉइंट सुन लो। लेकिन अगर तुम प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट मतलब टाइप कर रहे हो, टाइप करके प्रिंट निकाल रहे हो, सो प्रिंट शुड बी इन इटैलिक्स फॉर्म। अब ये इटैलिक्स क्या है? अब ये दो चीजें, इटैलिक्स लैटिन वगैरह वगैरह।
तो यहाँ पर हमेशा ध्यान देना, ये 5 पॉइंट याद कर लो कि कैरलेस स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि जैसे जैसे मैं रूल बता रहा हूँ इसी रूल के अकॉर्डिंग तुम नाम दे देना और चल जाएगा। जैसे तुम पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में आयुपैक नॉमेनक्लेचर, उसके रूल होते हैं, सेम यहाँ पर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के रूल है। ये सारे रूल है, ये सारे रूल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हैं, जो किसने दिया, जो कैरलेस लीनियस ने दिया था। सो यहाँ पे पहला रूल कि 2 वर्ड यूज करोगे, पहला जीनस अगला स्पीशीज। सेकंड, जीनस हमेशा पहले आता है, स्पीशीज बाद में आता है, और जीनस का पहला लेटर शुड बी कैपिटल, स्पीशीज का पहला लेटर शुड बी स्मॉल। एंड थर्ड, जो आप लैंग्वेज चूज करोगे, यहाँ पे करो कौन सी चूज करोगे, लैटिन लैंग्वेज, और यहाँ पर आप सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, और यहाँ पर आप अगर प्रिंट करोगे तो करोगे इटैलिक्स की फॉर्म में। अब जरा इसको समझते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रटने वाला काम जो हम करते नहीं कभी। अब काम करते समझने वाला, मैं कोशिश करूंगा साथ साथ लिखने की, जो मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल सा काम है। तो मेरी तो राइटिंग इतना सुंदर है नहीं भाई जितना आप लोग सोचते हो, सोचते खैर नहीं होगे, तो काम चला लेना। मैं जैसे कि लिखता हूं, ह्यूमन का साइंटिफिक नोमेनक्लेचर क्या, होमो सैपियन। ध्यान से सुनना, अगर मैं ये लिखता हूं, गलत है ये, गलती बताऊं, पहली गलती तो ये स्पीशीज का मैंने पहला लेटर कैपिटल कर दिया, दिस इज माय फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक बताऊं, मैंने अंडरलाइन नहीं करा, लिखा तो हाथों से ही ना, पैरों में तो फंसाया नहीं मार्कर मैंने ना, मैंने इसके ऊपर कुछ राइटर लगा, टाइप राइटर करा इसके ऊपर, तो टेक्निकली मैंने लिखा है ना, तो लिखा है तो मुझे क्या करना चाहिए, अंडरलाइन। अब ठीक है, अब तो गलती नहीं है ना, कुछ लग रही है, हाँ एक गलती लग रही है ना, क्या लग रही है, मैंने एक लाइन बोली थी, सेपरेटली अंडरलाइन। तुम में से बहुत सारे ऐसे आइंस्टाइन के भी बाप बैठे होंगे जो जोश जोश के अंदर ये काम कर देंगे, पूरा का पूरा काट देगा, टीचर घर आके सुनाएगा वो अलग। मैंने लिखा सेपरेटली अंडरलाइन, मतलब जीनस को सेपरेट अंडरलाइन करो, स्पीशीज को सेपरेट अंडरलाइन करो, कॉमन अंडरलाइन करोगे तो टीचर घर पे आके फिर बोल देगा। सो यहाँ पर 2 गलती मेरी यहाँ पर थी, ठीक है, तो मालूम पड़ गया। चलो मैं तुम्हें फिर अब एक चीज और बता रहा हूँ, तुम बताना मुझे कि उसमें गलती क्या है। मैं अब लिख रहा हूँ मैंगो का साइंटिफिक नेम, जिससे हम बोलते हैं क्या, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, इसका मैं बताऊंगा ना गलती क्या है, ये तुम बताओगे कमेंट सेक्शन में कि यहां पर मेरी क्या गलती है। एंड दिस इज ए साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ मैंगो, आम। तो इसके बाद चलो ठीक है, और फिर बताना इसमें गलती क्या है। मस्का डोमेस्टिका, ये तुम्हारा इंसेक्ट है, इसमें बोलते हैं हाउस फ्लाई। तो बताना इसका कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, कमेंट सेक्शन बताना मेरे को इसका आंसर। अभी यहाँ पे मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताएंगे, क्लियर। तो ये कुछ रूल थे साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का। सवाल है क्यों रूल थे, क्या जरूरत थी इन चीज़ों की। तो भाई मैंने अभी तो बोला था कि 18 लाख वैरायटी हमारे पास है, ठीक है ना। अब 18 लाख वैरायटी हमारे पास है तो उनको पढ़ना भी है, पढ़ना है तो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और क्लासिफिकेशन के लिए आप 2 ही मंदिर के दरवाजे खटखटाओगे। बायो में जब भी क्लासिफिकेशन करनी होती है आप 2 ही मंदिर के दरवाजे खटखटाओगे। पहले मंदिर का नाम सुनो क्या है, पहले मंदिर का नाम है इस तरह से, पहले मंदिर का नाम है टैक्सोनॉमी, और दूसरे मंदिर का नाम क्या है, ठीक है, दूसरे का नाम है सिस्टमेटिक। ये 2 क्लासिफिकेशन के लिए हमेशा आप 2 ही मंदिर के दरवाजे खटखटाओगे, या तो टैक्सोनॉमी खटखटा लेना या सिस्टमेटिक के। लेकिन जो भगवान वहां मिलेंगे जो वहां भी है, माने जो भगवान यहां पर है वो भगवान यहां भी है, लेकिन साथ में कॉम्प्लीमेंट्री देवता भी बैठे हुए हैं। भगवान मतलब मैं बायो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी आप XYZ, मैं कोई नाम मेंशन नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर आपको कभी बायो में क्लासिफिकेशन करनी है तो या तो टैक्सोनॉमी से मदद मांग लेना या सिस्टमेटिक से, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो काम ये कर सकता है वो ये भी कर सकता है, लेकिन साथ में ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री काम भी करके दे देगा। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, मान लो आप चाय के शौकीन हैं, अगर आप में से बहुत सारे लोग, सो आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 चाय की टपरी है,
यहाँ पर एक बंदा है जो आपको 10 रुपये में चाय दे रहा है, सामने वाला कह रहा है मैं 10 रुपये में चाय दूंगा, साथ में एक मट्ठी फ्री दूंगा, कहाँ जाओगे? मैं तो जाऊँगा मट्ठी वाले के पास सीधा, चाय के साथ मट्ठी फ्री दे रहा और क्या चाहिए भाई? सेम बात है यार, जो काम यहाँ हो रहा है, जो काम एक चाय दे रहा था वही चाय वहाँ भी तो मिली, लेकिन साथ में कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ भी तो मिल रही है ना, वही सेम चीज़ है। अच्छा, अब ये है क्या जो इतना मैं चिल्ला रहा हूँ, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? तो सिंपली इट्स अ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में नहीं आया? नहीं आएगा अभी। बायो के अंदर किसी भी चीज को क्लासिफाई करने की कला को हमने टैक्सोनॉमी बोल दिया। बायो के अंदर जब अलग करते हो ना क्लासिफिकेशन, दिस इज नॉन एज आप टैक्सोनॉमी कर रहे हो। सो बायो में किसी भी लिविंग किसी भी चीज को क्लासिफाई करने की जो टेक्निक्स होती हैं उस कला को हम बोलते हैं दैट इज क्या? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी सबका अलग कर सकते हो। सिस्टमेटिक, ये भी वही सेम बात है, लेकिन यहाँ पर दो चीजें आती हैं। यहाँ पर आती है क्लासिफिकेशन प्लस अरेंजमेंट, दो चीजें आती हैं। अभी दो चीजें क्या है सुनो। देखो ऐसा सीन है कि जो सिस्टमेटिक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि मान लो टैक्सोनॉमी कहता है कि 1 2 3 ये 3 ग्रुप हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सिस्टमेटिक भी ये बात बोलेगा, लेकिन सिस्टमेटिक ऐसे बोलेगा कि भाई, समझो आवाज, सिस्टमेटिक ये बोलेगा कि 2 1 3, माने इसने भी 3 ग्रुप बताए, 3 उसने भी, थोड़ा सा ऑर्डर अलग है ना, 2 1 3, उसका 1 2 3। अब ये क्या बात है? ये कह रहा है भाई साहब सुनो, ये 2 1 3 का मतलब पहले इस धरती पे 2 आए, फिर 1 आए, फिर 3 आए। माने ये आपको वो ऑर्डर भी बता रहा है जिस ऑर्डर में लाइफ इस धरती पे आई है। ये सिर्फ आपको ग्रुप बता रहा है, ये ऑर्डर तो बता ही नहीं रहा ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर फाइलोजेनी आ रही नहीं आ रही? फाइलोजेनी मीन्स क्या होता है भाई? फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं। हम एवोल्यूशन के आधार पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर डालते हैं। तो जो रिजल्ट आपको वहां से मिलना वो यहाँ से मिलना। देखो सिस्टमेटिक होता है कि सिस्टमेटिक वे से क्लासीफाई करना। यहाँ पे क्लासीफाई करोगे, यहाँ पे भी करोगे, लेकिन यहाँ पे एक ज़्यादा सिस्टमेटिक वे से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो और आपका रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है। सो ये जैसे मान लीजिए मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप अगर आपके आप हो और आपका कोई छोटा भाई बहन है और आप मान लो आप 12th में हो और आपकी बुक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह की, और एक आपकी छोटी सिस्टर है, छोटा ब्रदर है जो 11th क्लास में, सेम उसके पास भी 11, वो भी 11 साइंस में ले रखी, मेडिकल स्ट्रीम दोनों ने। अगर आप अपनी मम्मी से कहते हो मम्मी मेरी बुक्स को अरेंज कर दो, क्या करेंगी? वो जितनी बुक्स होंगी एक साइज़ की, माने वो एक तरफ, सारी कॉपी साइज़ की एक तरफ और बाकी रजिस्टर साइज एक तरफ। लेकिन आपकी छोटी सिस्टर क्या करेगी? वो देखो वो भी करेगी, मतलब करेगी तरीके से क्लासीफाई, लेकिन क्या करेगी कि बुक्स में केमिस्ट्री का सेक्शन अलग, फिजिक्स का अलग, बायो का अलग। अब दोनों ने क्लासीफाई करा, लेकिन एक ने और तरीके से अरेंज करा कि देखो आपकी मम्मी को मतलब नहीं है कि आप वो जो बुक रखी है वो केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की, उनके सारी बुक्स हैं, लेकिन आपकी छोटी बहन के लिए उनमें क्या है, उसकी आपकी छोटी बहन भाई के लिए वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी है बुक के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आपकी छोटी बहन ज़्यादा अच्छे से अरेंज करेगी, उसे पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। क्लियर है ना? सो यहाँ पर ये सिस्टमेटिक और टेक्सोनॉमी है। सिस्टमेटिक ज़्यादा सिस्टमेटिक वे से क्लासिफिकेशन करता है। सिस्टमेटिक का मतलब होता है टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। एग्जाम में आया हुआ है भी, सिस्टमेटिक मतलब टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, याद रखना इस चीज़ को। तो ये आप हेल्प करते हो। अब यहाँ पर टेक्सोनॉमी के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी अंदर 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपने किसी को क्लासीफाई करा है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो आपने टैक्सोनॉमी कर डाली शॉर्ट। अब उस टैक्सोनॉमी में 4 स्टेप आते हैं। अगर आप इन 4 स्टेप को फॉलो कर रहे हो तो आपने टैक्सोनॉमी करी, अगर आपने 4 का फॉलो नहीं करा तो आपने कोई टैक्सोनॉमी करी। क्या है ये? मान लीजिए सामने आपके में पेड़ लिया है, आपका ब्रेन क्या बोलेगा कि भाई पहले ये देख है क्या चीज़, ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, प्लांट है, एनिमल है। तुम्हारा ब्रेन ने कहा ये प्लांट है, आइडेंटिफाई करा प्लांट है। सेकंड, कैरेक्टराइजेशन, आपका ब्रेन तुरंत उसके सारे कैरेक्टर्स को निकालेगा कि लीफ इसकी ऐसी है, इसके स्टेम का साइज ऐसा है, स्टेम पे ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके फ्रूट्स ऐसे हैं वगैरह, आपके ब्रेन कैरेक्टर्स निकालेगा। थर्ड,
आप उसको एक नाम दोगे कि इसका नाम है क्या, नाम अगर है ठीक है, नहीं है तो आप उसे नाम दे सकते हो एज पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे मैंने बताया ना आपको, वो यहाँ काम आएगा तीसरे पॉइंट पे। और आपने देखा कि यार इसका नाम तो ये है, ये आपने नाम दे दिया, तो आप क्या करोगे, अब इसको सही ग्रुप में क्लासीफाई करोगे, ठीक है। तो ये 4 स्टेप जो फॉलो होते हैं किसके अंदर, टेक्सोनॉमी के अंदर, और यही सेम स्टेप यहाँ भी आएंगे। भाई मैंने कहा ना सिस्टमेटिक मतलब क्या, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, तो यहाँ भी वो स्टेप फॉलो होंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी, दैट इज फाइलोजेनी, अलग नहीं है बट बेटर है, उससे बेटर है। इसकी डेफिनेशन में अगर फाइलोजेनी या एवोल्यूशन नहीं आया, डेफिनेशन काट देना, एग्जाम में कभी नहीं चलेगी वाली। अच्छा भाई, तो यहाँ पर हो गया, रूल वगैरह हो गए। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर आप नहीं कर सकते। एक्चुअली में ICBN एक बुक है, ICZ ये बुक है जिसके अंदर रूल लिखे गए। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, पूरा लिखूं क्या भाई, गर्मी कितनी हो रही है। सो गाइज एक बात का ध्यान रखना, आपके कमेंट्स और लाइक ये 2 चीज़ मुझे मोटिवेट करती हैं। अगर चाहते हो क्रैश कोर्स को पूरा डाल दो तो बस 2 चीज़ लगातार करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि इतनी गर्मी में ना हवा टाइट हो रही है मेरी बनाने में। हाँ, तो ये इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये क्या है, ये दीज आर दी बुक्स। इस बुक के अंदर जितने भी रूल्स लिखे गए हैं वो सारे रूल प्लांट के नॉमेनक्लेचर के लिए। अगर आपको प्लांट का कोई नॉमेनक्लेचर देना है, ठीक है, तो आप इसके रूल फॉलो करोगे। अगर आपको किसी रखना है एनिमल का, तो ICZN के रूल फॉलो करोगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप एक रूल सब में लगा दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अलग अलग के लिए आप अलग अलग बुक रेफर करा करते हो, तो इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वायरस का रखना नाम तो उनके लिए भी है, लेकिन सोसाइटी में नहीं, वही शो ऑफ वाली बात हो जाती है ना, दिखाने वाली बात। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, सॉरी वायरस नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है ICBN की फुल फॉर्म, लिख लेना आपके एनसीईआरटी में 2 चीज़, तो तीसरा आप 4 बातें लिख लेना। तो ये हो गया आपके क्या कहते हैं नॉमेनक्लेचर, सिस्टमेटिक वगैरह ये। अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ एक बात कि हमने बायो के अंदर कुछ हमने टैक्सा बना रखे हैं। व्हाट इज टैक्सा? टैक्सा मतलब होता है औधा, IAS IPS, ये एक औधा हो गया, इसमें बंदा बैठा होता है, PM CM औधा हो गया टैक्सा। सो ऐसे हमने कुछ ऐसे लेवल बना रखे हैं, ठीक है, बायो के अंदर। जैसे होता है ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है कि ये पहले मतलब लोअर रैंक, अपर रैंक, अपर रैंक, अपर रैंक, ऐसे करते 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 PM पर जाता है। सेम यहाँ भी है, बायो में सेम ऐसी है, मतलब छोटे पहले छोटी जॉब, बड़ी जॉब, ऐसे करते करते बहुत ऊपर तक जाएंगे। सो बायो में 7 डिफरेंट टैग्स वी हैव। कौन कौन से? किंगडम, फाइलम जिसको आप डिवीजन भी बोलते हो प्लांट के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। ये आपके 7 ऐसे डिफरेंट टैग्स हैं जो आप पढ़ते हो। हाँ, अगर आप चाहो तो एक क्या करो कि किंगडम से ऊपर भी एक आता है डोमेन, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बट अभी एनसीईआरटी देखते हैं। ये 7 डिफरेंट टैग्स हैं, इसको आप बस ये समझ लीजिए जैसे एक कंट्री के अंदर बहुत सारे सिटी और स्टेट होते हैं, ऐसे ही एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम और डिवीजन होते हैं, लाइक दिस वन। किंगडम हो गया, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, फाइलम और डिवीजन, मतलब जितने मर्जी, मैं 5 दिखा रहा हूँ, आप और दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब जैसे हर सिटी के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे फाइलम के, एक फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लासेस होंगे। और जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जोन होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी हर क्लास के अंदर क्या होंगे, ऑर्डर होंगे, मतलब ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है। और जैसे हर जोन के अंदर कुछ एरिया होते हैं, जैसे रोहिणी हो गया या जो भी आप ले सकते हो, और ऐसे हर एरिया के अंदर सेक्टर होते हैं, फिर ब्लॉक होता है, फिर हाउस नंबर होता है, फिर आपका रूम नंबर होता है। तो करते करते सेम तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये लगातार कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। जो चीज़ एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुई थी वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जाके एंड होगी। तो हम बोलते हैं कि जब हम नीचे आते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, नीचे आते वक्त कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। लेकिन साथ ही
कॉमन कैरेक्टर्स भी बढ़ते चले जाते हैं। अब कॉमन कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? देखिए ऐसा करिए, मैंने दो डिफरेंट स्पीशीज ली सेम जीनस की, और मैंने दो डिफरेंट जीनस लिए सेम फैमिली के, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा, दो डिफरेंट स्पीशीज माने S1 और S2 जो कि सेम जीनस के हैं, इनके पास मान लो अगर 10 कॉमन प्रॉपर्टीज मिलती हैं, तो जो इससे ऊपर वाला है ये इनके पास 4 मिलेगी, 5 मिलेगी। माने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर इसके पास, उससे कम इसके पास, उससे कम इसके पास, उससे कम इसके, करते 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 हमें ऊपर रहेंगे तो हमें लेस मिलेंगे। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि कॉमन कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या बोलूँ मैं, डाउन जाओगे तो आपको ज़्यादा मिलेगी। क्लियर? तो ये यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना। और हाँ, स्पीशीज़ को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी याद करना। अब कई पेपर में आता है कैटेगरी लिखते हैं कि बेसिक यूनिट, बट कैटेगरी का नाम नहीं है, वो एक औधा है। सो इसको बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज द रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि आपको ना इंडिया दिखता नहीं है, आपको दिल्ली दिखता नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या दिखता है? आपको सिर्फ दिखता है अपना घर, ठीक है। सो वैसे ही हमें किंगडम नहीं दिखता, फाइलम नहीं, क्लास नहीं, कुछ नहीं, सब हाइपोथेटिकल है ना। हमें सिर्फ दिखता है क्या? एक स्पीशीज। जैसे मैं एक स्पीशीज हूँ, क्या मेरा कहीं जीनस दिख रहा है आपको? पीछे लगा हुआ पीठ पे किंगडम दिख रहा है कहीं? नहीं ना। इस मैं खुद एक स्पीशीज, तो स्पीशीज दिख रही है ना आपको। तो रियल यूनिट इनमें से क्या है? स्पीशीज है। क्लियर? तो ये हुआ यहाँ पर 7 डिफरेंट एग्जा, इनको आप याद कर सकते हैं कि एक जुगाड़ के तरीके से। जो अपना जुगाड़ है, खूब पी चाय और फिर गायब सब। खूब पी चाय और फिर गायब सब। किसी दोस्त के घर पे तुम लोग गए हो, चाय मस्त बैठ के पी रहे हो, और उस दोस्त की उस दोस्त की उसकी मम्मी ने पिटाई कर दी, उसकी पिटाई देखते सब गायब हो गए कि अब हमारी बारी ना आ जाए। तो क्या बनाओगे? खूब पी चाय और फिर गायब सब। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हाँ, प्लांट के लिए अगर आप ये लिखते हो तो प्लांट में आपको कुछ नहीं करना, बस ये काट के डिवीजन लिख देना, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो ये टैग्स आपके हो गए जो हमारे हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। देखिए अगर आपसे एग्जाम पूछें फाइलम क्या है, तो सिंपली बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट क्लासेस इज नॉन एज, मतलब अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट क्लास इज नॉन एज फाइलम, और डिफरेंट ऑर्डर को मिला के क्या बनता है? क्लास। तो इस तरह से चीज़ें पूछा करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपको कुछ करने की नीड नहीं है। आपके एनसीईआरटी में टेबल दिवस और टेबल याद कर लेना। टेबल में आपको एनिमल्स, मतलब इंसेक्ट्स की, ह्यूमंस की, ऑर्डर, फैमिली सब दे रखे हैं, वो आप याद कर लेना। एग्जाम में ज़रूर आते हैं भाई, वो हल्के में मत ले लेना। इस लाइन में जो मैंने बोला, जो बोलूँ वो साथ साथ आप उसको नोट करते रहें और लिखते रहें। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया। देन यहाँ पे एक बुक आती है सिस्टम एंड नेचुरी, दैट वाज रिटन बाय कैरोलस लिनियस। इस बुक के अंदर एनिमल नॉमेनक्लेचर की मैंने बात करी गई थी, एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप जान जाएंगे। क्लियर? देन हम बात करते हैं आगे आगे। हाँ, अब बारी आती है टैक्सोनॉमिकल एड की। अब टैक्सोनॉमिकल एड क्या भला है? ऐसी कोई भी चीज़ जो क्लासिफिकेशन में हेल्प करे उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड। जैसे कौन कौन सी चीज़ आपकी क्लासिफिकेशन में हेल्प कर सकती हैं, मैं बताता हूँ। जैसे कि एक तो हो गया हर्बेरियम, एक हो गया म्यूजियम, एक हो गया जूलॉजिकल पार्क, एक हो गया बोटेनिकल गार्डन, और तुम्हारा क्या हो गया? और तुम्हारा हो गया लाइक की हो गया, कपलेट हो गया, लीड हो गया। ये सारे तुम्हारे इसी में आ रहे हैं। जूलॉजिकल हो गया, ठीक है ठीक है। देखो ऐसा होता है, हर्बेरियम बोलते हैं प्लांट की लाइब्रेरी। यहाँ पर हम प्लांट को मार देते, यहाँ पर प्लांट को मार के इसको स्टोर कर लेते हैं। मैंने प्लांट को एक लीफ पे एक शीट पे चिपका देते हैं, और उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, एंड देन उसको बोलते हैं हर्बेरियम शीट। ऐसे शीट को हम हर्बेरियम में जाके रख देते हैं। तो हर्बेरियम कुछ नहीं, एक तरह से ये डेड प्लांट का कलेक्शन होता है, मरे हुए प्लांट्स का। तो एक हर्बेरियम के अंदर आपको हज़ारों लाखों पता नहीं कितने से शीट मिल सकते हैं, और हर शीट पे एक नया प्लांट होगा। तो अगर आप हर्बेरियम जाते हैं तो आप पता नहीं कितने प्लांट की स्टडी कर सकते हैं, जो आपको आगे फ्यूचर में हेल्प करेगी। मान लो आप हर्बेरियम गए, आपने एक ऐसा प्लांट वहाँ पर हर्बेरियम देखा जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, इंडिया में नहीं मिलता। आपने वो जानते हो वो प्लांट मिलता है साउथ अमेरिका में, लेकिन आप साउथ अमेरिका नहीं गए, आप इंडिया में रहकर ही आपने उस प्लांट की स्टडी कर ली, आपने देखा ऐसा दिखता है। और 2 साल बाद ऐसा होता है कि आपके दोस्त आप सब जाते हैं कि साउथ अमेरिका, और वहाँ पर एक प्लांट होता है, आपके दोस्त नहीं पहचान पा रहे प्लांट कौन सा, आपने कह दिया ये प्लांट ये है। अब वो सारे शौक,
इसको कैसे मालूम पड़ा, तो ये भी हमारे साथ में है। तो बात पता है क्या, आपने वहाँ पे उस प्लांट को आइडेंटिफाई करा, क्लासीफाई कर लिया। कैसे? क्योंकि आपने पहले हर्बेरियम में जाके कभी उस चीज़ को देखा था ना, तो हर्बेरियम में आपकी हेल्प करी नहीं करी क्लासिफिकेशन में? बिल्कुल करी। सो ये उसमें आ गया। म्यूजियम में कौन आते हैं? डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवर। अगर आपने शेर आज तक नहीं देखा, सामने आ जाएगा सच्चा, सामने देख लोगे कि हाँ भाई सामने आ गया है, और वो शायद आखिरी मोमेंट हो, और क्योंकि फिर तो जानते डिनर बन जाएगा। तो म्यूज़ियम में अगर आप शेर को देख लेते हो एक बार, तो इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ सकती है इन चीज़ों को लेके। क्योंकि देखिए, जब आप सामने देखते हो ना किसी चीज़ को, तो आपको उससे ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो म्यूज़ियम वगैरह जब टाइगर, जो भी आप जानवर यहाँ पे देखोगे, उसके आपको नॉलेज मिलेगी, और नॉलेज आप आगे कभी यूज़ कर सकते हो फ्यूचर के अंदर। उससे भी कर सकते हो क्लासिफिकेशन। जूलॉजिकल गार्डन, यहाँ पर आप जिंदा एनिमल्स को, मतलब यहाँ पे मरे हुए थे, मरे हुआ जानवर, मरे हुए प्लांट, यहाँ पे जिंदा एनिमल्स, यहाँ पे जिंदा प्लांट। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, यहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है जो जिंदा होते हैं, जिन्हें बचाना होता है हमें। देखिए यहाँ पे था प्रिजर्वेशन, मतलब प्रिजर्वेशन पर्पस, प्रिजर्व करना है। यहाँ पे कंजर्वेशन प्रोसेस, इन्हें बचाना है। यहाँ पे एनिमल्स को हम बचाएंगे, प्लांट्स को बचाएंगे। वहाँ प्लांट्स को बचाएंगे नहीं, प्रिजर्व करेंगे। यहाँ एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं। और जूलॉजिकल गार्डन में ऐसा होता है कि एक चिड़ियाघर है ना, चिड़ियाघर, उसको आप जूलॉजिकल गार्डन बोल सकते हो। ठीक है, एनिमल्स होते हैं ना वहाँ पर। बोटानिकल गार्डन, ये गार्डन जिसमें हम प्लांट्स को रखते हैं, प्लांट्स को, बहुत सारे तरह के प्लांट्स की वैरायटी इसके अंदर गार्डन के अंदर पाई जाती है। और जैसे बहुत सारे गार्डन हमारे इंडिया में है, जैसे कि लखनऊ में हो गया नेशनल बोटानिकल गार्डन, एक है इंडियन बोटानिकल गार्डन, हावड़ा में है, एक है इंग्लैंड में है क्यू, तो वहाँ भी है एक बोटानिकल गार्डन। तो जगह जगह ऐसे गार्डन हैं, आप एनसीईआरटी खोल के वो एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। देन बात करें की कपलेट एंड लीड की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा की कपलेट लीड के शॉर्ट में बताने की, कि मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, आपको नहीं पता ये कौन है, तो हम क्या करेंगे, उसकी बॉडी के कैरेक्टर्स लिखते हैं। हम क्या बोलेंगे, हम पहले देखेंगे कि इसका बॉडी साइज़ बड़ा है या छोटा। आप बोल रहे हो कि इसका बड़ा बॉडी साइज़ छोटा है, मैं कहा चलो ठीक है। फिर आया इसके पास बीक है या नहीं, आपने कहा बीक है। मैंने कहा ये फ्लाई कर सकता है या नहीं, आपने कहा फ्लाई कर सकता है। तो ये सारे आप इसके पॉइंट्स लिख रहे हो, ऐसे पॉइंट लिखते रहो, बहुत सारे पॉइंट आपने लिख लिए। आप इन पॉइंट्स को क्या करोगे, एक पेज पे उतारोगे कि ये जो अननोन ऑर्गेनिज्म है, बॉडी साइज स्मॉल है, बीक है, फैदर है, फ्लाई कर सकता है, ऐसे आप निकालोगे ना पॉइंट ऐसे। और फिर आप इस प्रॉपर्टी को मैच कराओगे किसी चीज़ से, मतलब जैसे आपका जो भी डेटा होगा, जो भी आपके बुक्स पढ़े जिसमें कि इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हर एक लिविंग बीइंग की, अगर मान लीजिए यही सेम इन्फॉर्मेशन किसी और के पास भी होगी तो मैच करेगा। तो मान लो कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन मैच हो गई किसी और से, इसका मतलब है जिससे मैच हुआ ये वही ऑर्गेनिज्म है। तो बाद में मालूम करो कह रहे ये तो बर्ड है, और ये बर्ड भी इस टाइप का बर्ड है। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना, तो ये जो चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि बीक हो गया, ठीक है, बीक हो गया, फ्लाइंग एबिलिटी होगी, बॉडी साइज हो गया, एक तरह से की है। और यहाँ पे हर की में दो कैरेक्टर हैं, दो चीज़ें, एक मतलब दो कंट्रास्टिंग ट्रेट है कि नहीं। जैसे बीक है तो बीक हाँ या ना, फ्लाई कर सकता हाँ या ना। तो हर की में दो ऐसे पॉसिबल कैरेक्टर होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं दीज आर कपलेट। और हर कपलेट में से हमेशा एक को रिजेक्ट करेंगे, एक को एक्सेप्ट कर लेंगे। और जिसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जब इसको हम एज अ लाइन की, जब इसको हम एज अ स्टेटमेंट लिखेंगे, तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, लीड। क्या बोलेंगे, लीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल भाषा में बोले कि जैसे मैंने कहा ना कि भाई बॉडी साइज, उसकी बीक की लेंथ, फ्लाइंग एबिलिटी, फैदर है कि नहीं, उसके पास क्लॉज है कि नहीं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज कीज़ हैं उसके लिए। ठीक है, शॉर्ट में वो कीज़ हैं। एंड देन उसके बाद दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर निकलेंगे हर की के, और हर दो में से हम एक करेंगे सेलेक्ट और एक करेंगे नेग्लेक्ट। तो जिससे करेंगे सेलेक्ट उसके बनाएंगे लीड माने उसके बनाएंगे स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट को मैच कराएंगे, जिससे मैच कर गया भाई साहब ये वही ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा की कपलेट लीड। ठीक है, शॉर्ट बताना पड़ रहा है, नो डाउट आप इसमें एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका बचता है फ्लोरा फौना। फ्लोरा होता है किसी प्लांट, किसी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट की इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं फ्लोरा, और किसी भी एरिया में पाए जाने वाले एनिमल की इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं फौना। फिर आता है मैनुअल और मोनोग्राफ। मोनोग्राफ होता है किसी भी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट के आप सिर्फ एक टैक्सोन की स्टडी कर रहे हो। जैसे मान लो आप किसी एरिया में पाए जाने प्लांट की सिर्फ एक टैक्सोन की, आप कह रहे हो मुझे सिर्फ क्लास की इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्लांट की, दैट इज यू आर डिमांडिंग फॉर मोनोग्राफ। देन बात करो मैनुअल। मैनुअल में आप किसी एक सिंगल ग्रुप ऑफ प्लांट की आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो किसी एरिया से, दैट इज कॉल्ड योर मैनुअल। तो ये आपकी कुछ ऐसी बेसिक टर्म है जो आपके एनसीईआरटी में है।
तो गाइस ये था आपका आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि वीडियो में आपको सब कुछ ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी होते हैं अगर समझाने बैठा जाए। लेकिन क्रैश कोर्स के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है, जो मुझे लगा कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। क्लियर है? तो गाइज़ आज आपको एक काम आपको और करना है। जो आप क्लास लोगे आपको ये उसी दिन पढ़ना है। आप सोच रहे हो कि नहीं वीडियो अभी देख लूँ मैं, आधी वीडियो बाद में आधी वीडियो, तो भाई फ़ायदा नहीं है। अगर बैठे तसल्ली से बैठो और इसके तुरंत बाद एनसीईआरटी रीड ज़रूर करो। अगर मेरे साथ करोगे तो मैं तुम्हें बायो में श्योरिटी दे रहा हूँ कि बायो में अच्छा खासा स्कोर करके आओगे, नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं। क्लियर है? सो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में डाल देना, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बायोलॉजी। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।